नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों। आज अष्टम वर्ग के बच्चों के लिए संसार सागरस्य नायिकाः इस शीर्षक से एक नई कहानी सामाजिक गतिविधियों से ओतप्रोत एक नए पाठ के साथ मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी मानव भारती देहरादून उत्तराखंड से उपस्थित हूँ। अनवरत आप हमारे संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं, इससे मुझे बहुत बल और ऊर्जा शक्ति मिल रही है। आप सबसे निवेदन है कि इन पाठों से और संस्कृत संबंधित ज्ञान से युक्त जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और स्वयं देखते हुए दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि सभी लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आज का पाठ है संसार सागरस्य नायिकाः। जी हाँ, इसमें एक गजधर की कहानी है। प्रस्तुत पाठ श्री अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधरः उसे कहते हैं जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, आकाश की ऊंचाई या किसी भी चीज को मापता हो, उसे नापता हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई की रूपरेखा का सही वर्णन करता हो, सही विवरण करता हो। लेकिन इस पाठ में कुछ सामाजिक गतिविधियां ऐसी हैं जिसमें सौमनस्य की बातें हैं, जिसमें सामंजस्य की बातें हैं, जिसमें परोपकार की बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो इसमें कहीं न कहीं परोपकार की भी बातें हैं। आइए देखते हैं संसार सागरस्य नायिकाः में गजधरः का क्या अभिनय है और समाज, परिवार और सहिष्णुता के दृष्टि से वो सबके हित में क्या करता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल की भी बातें हैं। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी परंपराएं रही हैं जिनसे बच्चे खेल खेल में सीखते थे। उन परंपराओं के लुप्त होने की वजह से बच्चे उन चीज़ों से अधूरे रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं और वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि स्कूलों की पढ़ाई में परंपरा की बातें बहुत कम होती हैं। हमारे बच्चे गांव में, घर में जो खेल खेल में एक दूसरे से देखते हुए सीखते थे, बेटियां भी अपने घरों में जैसे दादी से, नानी से, मौसी से, बुआ से, मम्मी से बहुत सारी बातें खेल खेल में सीख लेती थीं। वो परंपराएं लुप्त होने की वजह से, धीरे धीरे समाप्त होने की वजह से बच्चे उनसे अछूते रह जा रहे हैं और उन परंपराओं का ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है। आवश्यकता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी विरासत है, उसे हम संजो करके रखें, अपने बच्चों को बताते रहें, परिचित कराते रहें, क्योंकि अगर हमारी परंपराएं लुप्त हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। स्कूल और स्कूल की शिक्षा में वह क्षमता नहीं है जो हमारे बच्चों के अंदर पारंपरिक संस्कार का निर्वहन करने का ज्ञान सिखा सके। दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति, नेचर, परंपरा, संस्कृति और सभ्यता ये हमारी विरासत है जो देख कर आती है। जो संस्कार हम अपने पुरखों के उनके संस्कारों से देखकर उसे हम सीखते हैं, वो पुस्तकों में संभव नहीं है, क्योंकि यह जो पुस्तकीय ज्ञान है यह परीक्षा पास करने के लिए, नौकरी के दृष्टि से और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दृष्टि से होती है। वो परंपराएं जो समाज में परंपरा है, जिसे कि संसार सागरस्य नायिकाः के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया गया है, वो लुप्त होती परंपरा जो यहाँ पर हम बच्चों को, अष्टम वर्ग के बच्चों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कि आदरणीय श्री अनुपम मिश्र जी ने बहुत ही दुख के साथ, अपनी वेदना के साथ प्रस्तुत की है। आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय में आप जरूर उनकी पुस्तक को पढ़ें। इसका यहाँ संस्कृत रूपांतरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। के आसन्ते अज्ञातमानिनः। कौन थे वे लोग जिन्होंने समाज और संस्कृति की चिंता की, जिनको हमेशा यह चिंता रहती थी कि कैसे हमारे बच्चे, कैसे हमारे युवा, कैसे हमारे घर की बच्चियां, कैसे हमारे समाज के लोग
स्वयं उत्थान करते हुए समाज का भी उत्थान कर पाएंगे। तो प्रश्न से इस पाठ का प्रारंभ किया गया है। आप देखें, शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। हजारों, लाखों, 100, शतशः मतलब 100, सहस्रशः मतलब हजार, तडागाः अर्थात तालाब ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते थे। उसके पीछे बहुत सारा समर्पण होता था लोगों का। आपने सुना होगा कि हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में, हमारे शहरों में, हमारे प्रदेशों में, देशों में और हमारे इस भूमंडल में बहुत सारे तालाब होते थे, बहुत सारे कूप अर्थात कुएं होते थे, बहुत सारी बावरी होती थी, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां होती थी, जिसमें लोग प्रकृति के गोद में रहने का अनुभव करते थे। तो कौन लोग थे जो इन चीजों को बनाते थे और जागृत रखते थे? इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। यही तालाब ही संसार सागराः इति संसार के सागर हैं। गांव वालों के लिए वह तालाब ही संसार का सागर होता है। उनके लिए वो प्रकृति का, नेचर का एक ऐसा हतप्रभ दृश्य होता है जहां पर वो मनोरम दृश्य के साथ अपने आप के जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, हंसते खेलते प्रयास करते हैं। उनके लिए कोच्चि, गोवा और मुंबई का जो जुहू तट है वो गांव का तालाब ही है। वहां वो अनुभव करते हैं। आज भी गांव में जहां पर तालाब है, शाम को लोग जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, खेलते हैं और अपने आप को कहीं भी गोवा तट से, जुहू मुंबई का तट से या कोच्चि तट का जो हमारा समुद्र का किनारा है उससे कम वो अनुभव नहीं करते हैं। यह अनुभव की बात है जो पारंपरिक परंपरा से हमारे समाज में और हमारे गांव के लोगों में होता है। आज भी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गाँव में यह जीवित है परंपरा। आप जाएं और उसे देखें, बहुत ही सुंदर लगता है, दिल को छू लेने वाली यह परंपरा होती है। लेकिन दुख की बात है कि यह परंपरा शनैः शनैः धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। ये तालाब ही संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयित्रीणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रशं वा रचयतः स्म। उनका एक एक एतेषाम आयोजन से नेपथ्य अर्थात पीछे, पर्दे के पीछे का जो दृश्य होता है उसे हम नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्य निर्मापयित्रीणाम बनाने वालों का, एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत। एक एक का बनाने वाले का दशकम आसीत अर्थात 10 था। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म। वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 रचना करते थे, बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, विगत 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्ततानि। विगत 200 वर्षों में यह सीधे उल्टा हो गया। पहले लोग 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का कोटि बनाते थे। अब क्या हुआ कि कोटि का लाख हो गया, लाख का 1000, 1000 का 100, 100 का 10, 10 का 1 और 1 का 0 होता जा रहा है। समाज कहाँ जा रहा है? हम अपने आप को, अपने आप से हम करें, हम बहुत विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास, यह समझ में नहीं आ रहा है। यदि हमें 10 कहता है कि हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो हम विकसित हैं। हम स्वयं को विकसित मान लेते हैं और कहते हैं हम विकासशील हैं। परिवार में और समाज में अगर एकता की भावना नहीं है तो कौन सा विकास हम कर रहे हैं? यदि हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, हम अपनी ही संस्कृति का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कौन सा विकास है? यदि हमने अपनी सभ्यता को खो दिया तो ये कौन सा विकास है? हमें नहीं समझ में आता है। यह आपको समझना है। यह प्रश्न आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इस पाठ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोटि से 0 की ओर आते हुए अपने आप को देख रहे हैं। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। हम 0 में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात्
पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म। आज के समाज में और उन बच्चों को यह मन में आ भी नहीं रहा है कि जिस तालाब को या कुएं को हम भरते जा रहे हैं, आखिर किसने इस तालाब को बनाया होगा, कितना कष्ट से बनाया होगा, जिसमें गांव के लोग भी स्नान करते थे, जानवर भी स्नान करते थे, पशु पक्षी भी पानी पीते थे और लगता था कि हाँ, यह वसुंधरा विश्व बंधुत्व का प्रतीक है सबके लिए। आज अगर एक पक्षी को प्यास लग रही है, एक जानवर को प्यास लग रही है, वो कहाँ अपनी प्यास बुझाएंगे। आप तो घर में पानी पी लेते हैं, लेकिन हमारे पशु पक्षी जानवर कहाँ पानी पिएंगे, उनके लिए पानी पीने का जगह ही नहीं है, वो प्यासे मर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इंसानों ने अपने स्वार्थ में पूरी वसुंधरा के जीव जंतुओं के लिए कितना अहित काम किया है। आज के बच्चे सोच भी नहीं पा रहे हैं कि उन तालाबों और कुओं को बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, कितना समर्पण लगा होगा और कितनी बुद्धि लगी होगी लोगों की, कितना जमीन जायदाद का खर्च हुआ होगा। हम उसे भरते चले जा रहे हैं अपने स्वार्थ में। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। आज जो नया विज्ञान, जो नूतन विज्ञान की रचना हो रही है, उस नूतन विज्ञान में भी, उस नए समीकरण में भी इसका चिंतन नहीं किया जा रहा है। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिताः आसन्। आज जिनको हम भुलाते जा रहे हैं, प्राचीन काल में वो विद्वान माने जाते थे, वे अच्छे माने जाते थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। वो पूरे देश में, समाज के हर क्षेत्र में तडाग अर्थात तालाब बनाते थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। और इसे बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। आज तो उनकी कमी हमें दिख रही है, आज वो मिल भी नहीं पा रहे हैं। गजधरः इति सुंदरः शब्दः, और उनके लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग होता था, वो होता था गजधरः। मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, गजधरः। गज परिमाण को जो धारण करता है, गजधरः। गज आप समझ रहे होंगे, और धरः मतलब धारण करने वाला। ये शब्द होता था उनके लिए, जो तालाबों को नाप कर, कुओं को नाप कर बनाने का प्रयास करते थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। आपको बता दूं कि राजस्थान के, हरियाणा के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के और प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह शब्द बहुत प्रचलित है। राजस्थान में आज भी गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः। जो गज परिमाण का धारण करता है, अर्थात गज अर्थात लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे का जो छड़ होता था, जो आज फीते में बदल गया है, को धारण करने वाला व्यक्ति गजधर कहा जाता था। उसके पास लोहे का एक दंड होता था, वह उसका सहारा भी होता था आने जाने चलने फिरने का, और जहां आवश्यकता पड़ती थी लोहे के डंडे को वो नीचे गिराता था और उससे वो नापने का भी काम करता था, वो गजधर होता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लौह यष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्प रूपेण नैव समादृताः सन्ति। वो 3 हाथ का होता था, त्रिहस्त अर्थात 3 हाथ का होता था, और उसे लेकर वो चलते थे। उन्हें एक शिल्प के रूप में जाना जाता था, पर आज वो नहीं दिख रहे हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। आपको बता दूं कि न केवल वो खेतों को, तालाबों को और कुएं की गहराई को नापते थे, अपितु समाज के जो गंभीर परिस्थितियां होती थी, समाज में जो
लड़ाई झगड़े होते थे उसका सुलह करने का भी वो प्रयास करते थे, और कभी कभी दंड के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन हल्के रूप में। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत्, समाज की गंभीरता को भी वो नापने का काम करते थे। इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में राजस्थान के गांव में आज भी गजधर परिचित हैं, आज भी उन्हें जाना जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। गजधराः वास्तुकाराः आसन्, वो वास्तुकार थे, उन्हें पता था कि किचन कहाँ होना चाहिए, उन्हें पता था कि शौचालय कहाँ होना चाहिए, पाकालय कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, बच्चे का रीडिंग रूम कहाँ होना चाहिए, दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, छत कैसा होना चाहिए, खिड़कियाँ कहाँ होनी चाहिए। वो वास्तुकार थे, और वास्तुकार के हिसाब से जो घर बनाए जाते थे, जो बिल्डिंगें बनाई जाती थी, वो बहुत सुख और समृद्धि प्रदान करती थी। आज हमें पता ही नहीं है कि नैऋत्य कोण कौन सा है, अग्नि कोण कौन सा है, किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, और इसलिए करोड़ों रुपए से जो घर हम बनाते हैं उस घर में सुख और शांति समृद्धि नहीं होती, सिर्फ कलह होता है, और हम लड़ाई झगड़ा करते करते आपस में परिवार में वैमनस्य के रूप में, एक ही परिवार में अगर दो भाई हैं तो अलग अलग हैं, अलग अलग उनकी बुद्धि है, अलग अलग उनकी संस्कृति है, हम एक दूसरे से दुश्मन की तरह मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो हमारा घर, वो हमारा स्कूल, वो हमारा विद्यालय, वो हमारा समाज का कोई एक मंदिर नहीं बना हुआ है, क्योंकि वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम सबको भी वास्तुशास्त्र पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो ये जो गजधर थे वो वास्तुकार होते थे। समाज में अगर किसी का घर बन रहा है तो वो बताते थे कैसे बनना चाहिए, कहाँ पर हमें कौन सा स्थान देना है। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, गांव का समाज हो या नगर का समाज हो, गांव के लोगों को ग्रामीण कहते हैं और शहर के लोगों को नागर कहते हैं। यह नागर शब्द आप लोग के लिए नया है, क्योंकि इस समय नागर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, हम सब सीधे शहरी बोलते हैं, लेकिन शहरी शब्द तद्भव शब्द है, तत्सम के लिए नागर होता है, संस्कृत में नागरः कहते हैं। गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं, शहर में रहने वाले को नागर कहा जाता है, जिसका तद्भव है शहरी। ठीक है, तो गांव का समाज हो या शहर का समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। शहर के लोग हों या गांव के लोग हों, उनकी सुरक्षा का जो दायित्व होता था वो गजधरों के ऊपर होता था। रात में दूसरों को अच्छी नींद देने के लिए स्वयं की नींद को बर्बाद करते थे और गांव में घूमते थे, टहलते थे, चोरों से, डकैतों से, जानवरों से गांव वालों की वो रक्षा करते थे, क्योंकि उनके पास लोहे का जो दंड होता था उससे लोग डरते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर का कोई बहुत बड़ा निर्माण हो या गांव का छोटा निर्माण हो, वो इनके ऊपर निर्धारित था। ये गजधर जब कहते थे, जिस हिसाब से कहते थे उसी हिसाब से लोग बनाते थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वो अपनी योजनाएं बताते थे, लोगों को पसंद आती थी उनकी योजनाएं कि बहुत अच्छी योजनाएं हैं। भाविभ्यम आकलयन्ति स्म, और भविष्य की बहुत सारी बातों को वो आकलन करते थे कि कैसे होना चाहिए, कैसे मजबूती आएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो आज भी खड़े हैं और बहुत सही तरीके से हैं, लेकिन जो नई बिल्डिंगें बनती हैं वो गिर जाती हैं। केदारनाथ का आपदा हमारे सामने है कि कितनी नई नई बिल्डिंगें जो बाद में बनी वो पानी के बहाव में बह गया, लेकिन भगवान केदारनाथ का मंदिर बिल्कुल टिका रह गया, क्योंकि वो उस रूप में आप कह सकते हैं कि उस समय के जो गजधर होते थे, जो नापने जोखने का काम करते थे, उनके हिसाब से वो मंदिर, वो वास्तुकला के हिसाब से मंदिर बना हुआ है। और उस समय के जितने भी मंदिर बने हुए हैं सब सुरक्षित हैं, सब टिके हुए हैं और हजारों लाखों वर्षों तक वो रहेंगे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भाविभ्यम आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म, प्रतिदाने
ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कितनी बड़ी बात है। आज हम अगर छोटा काम करते हैं तो बड़ी चाहत होती है। गजधर इसकी अपेक्षा नहीं करते थे। जो लोग जितना दे देते थे उससे वो खुश हो जाते थे, लेकिन समाज के लोग देते जरूर थे, इसलिए समाज भी खुश था और गजधर भी खुश थे। आज अगर हम एक ईंट उठाते हैं तो हमें 500 रुपये चाहिए। आज अगर हम 2 घंटे का काम करते हैं तो 1000-2000 चाहिए, और काम कम लेने की अपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन गजधर जो होते थे वो मांगते नहीं थे, लेकिन समाज के लोग उन्हें देते जरूर थे। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति अवश्य प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यदि हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से करते हैं तो देने वाला भी हमें सही तरीके से देता है। अगर हमने काम में कहीं से भी चोरी की तो निश्चित तौर पर वो भी चोरी करेगा, वो भी कुछ न कुछ आपके लिए कटौती करेगा। तो आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। जब हम दीप में घी डालते हैं तो दीप हमें रोशनी प्रदान करता है। अगर घी हम कम डालते हैं तो रोशनी कम देर के लिए होता है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो गजधर होते थे वो मांगते नहीं थे, लेकिन समाज के लोग उन्हें देते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। जब कार्य समाप्त हो जाता था तो गजधरों को वेतन के अलावा सम्मान भी दिया जाता था, उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता था, उन्हें साधुवाद धन्यवाद भी बोला जाता था, उनके प्रति आभार प्रकट भी किया जाता था, जो आज भी है। आज भी यदि अच्छे काम हम करते हैं तो हमें वेतन भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं और सम्मान भी मिलता है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे विद्वान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो पैसों के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त करते हैं। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। ऐसे शिल्पकार को, ऐसे गजधर को हम सब प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन हमें करना चाहिए। और आप सबसे निवेदन है कि हमारे देश और समाज में, परिवार और स्वयं के जीवन में जो हमारी संस्कृति है उसे संरक्षित करने का प्रयास करें। हम खूब आगे बढ़ें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि जड़ से जुड़े रहें, क्योंकि जड़ से जुड़े रहने वाला वृक्ष ही आगे पुष्पित और पल्लवित होता है और फल देता है। यदि जड़ को हम काट देते हैं, वृक्ष के जड़ को काट देते हैं, तो वृक्ष स्वयं में सूख जाएगा, न वो पुष्पित होगा न पल्लवित होगा। फल की तो बात ही अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, दोस्तों, इस वीडियो को सुनने वाले लोगों, आपसे निवेदन है कि कृपया कर अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति संरक्षित है तभी हम भी संरक्षित हैं। तो आदरणीय अनुपम मिश्र जी ने इस कृति के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि अपनी संस्कृति को हम समझें, उसे संभालें और संसार सागर के जो नायक हैं, यही नायक हैं, उन्हें हम संरक्षित रखने का प्रयास करें। आइए देखते हैं अभ्यास। तो आप इस पाठ का वाचन करें, इसको ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें और इसमें जो ज्ञान की बातें दी गई हैं उसे आप अवश्य पालन करें। शब्दार्थ को अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हैं, उन्हें आप अवश्य लिखें। अभ्यास देखें। अभ्यास संख्या 1। एक पदेन उत्तरत। पद का अर्थ है शब्द और तिंग का अर्थ है क्रिया। सुप्तिगंतम पदम, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। पदम, पद बोलते हैं किसको? शब्द को। ये पर्यायवाची शब्द है। पद अर्थात शब्द और तिंग अर्थात क्रिया। सुप्तिगंतम पदम, महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, सुप्तिगंतम पदम। सुप भी इसे कहते हैं और तिंग भी कहते हैं। सुप, यहां पर मैं लिख दूं सुप। सुप क्या है? प्रत्यय है। सुप प्रत्यय है और तिंग क्या है? प्रत्यय है। तो सुप जहां पर होते हैं वो शब्द होते हैं और तिंग जहां पर होते हैं वो क्रिया होती है। तो एक पदेन उत्तरता, एक शब्द में उत्तर देना है। ध्यान रखें। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयोग होता है? आज भी होता है। तो आप लिखेंगे राजस्थानस्य, राजस्थान के।
ये बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को बरकरार रखा है, उसमें राजस्थान बहुत ही अच्छा प्रदेश है। गज परिमाणम कह धारयति, गज का जो परिमाण है, लंबाई, चौड़ाई, आकाश की ऊंचाई या कुएं की गहराई, उसको कौन नापता था? तो आपका बहुत ही साधारण उत्तर होगा गजधरः। बहुत सरल है, गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म? सम्मानम, मतलब सम्मान। कार्य समाप्त के बाद वेतन के अलावे हम उन्हें गजधरों को क्या देते थे? तो आप लिखेंगे सम्मानम, मतलब सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति स्म? गजधराः, आप लिखेंगे गजधरा। एक शब्द में उत्तर देना है, तो आप संस्कृत पुस्तिका में इसे अवश्य लिखें। अभ्यास संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो आपके पाठ में है। आप पाठ का वाचन करें और उसका उत्तर लिखें। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म? तालाब कहाँ बनाए जाते थे? आप लिखेंगे अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। अशेष देश में, पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। ख, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः? समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्। समाज की गंभीरता को नापते थे अपने लोहे के डंडे से। समाज में हुए हलचल को संभालते थे, समाज के गतिविधियों पर वो ध्यान रखते थे। ऐसी बातें आपको संस्कृत में लिखनी है। गजधराः किम कुर्वन्ति स्म? गजधर क्या करते थे? नवनिर्माणस्य, गजधराः किम कुर्वन्ति स्म? नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नए नए निर्माण, सुरक्षा के प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। के सम्माननीयाः? गजधराः सम्माननीयाः। कौन सम्मानित होते थे? तो आप लिखेंगे जो गजधर होते थे वे सम्मानित होते थे। अभ्यास संख्या 3, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न बनाने हैं, उत्तर दिए हुए हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। आप लिखेंगे के निभालयन्ति स्म। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। आप लिखेंगे केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। आप लिखेंगे कानि कार्य समाप्तौ अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। गजधरः सुन्दरः शब्दः अस्ति। आप लिखेंगे कः सुन्दरः शब्दः अस्ति। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। आप लिखेंगे के संसार सागराः कथ्यन्ते। अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत। बहुत ही अच्छा है। अभ्यास संख्या 4 देखिए। अद्य अपि, अद्यापि। स्मरण अर्थम, स्मरणार्थम। इति अस्मिन्, इत्यस्मिन्। एतेषु एव, एतेष्वेव। सहसा एव, सहसैव। बहुत ही अच्छा। अभ्यास संख्या 5 देखें। मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह। ये 5 शब्द हैं। खाली स्थान में जहां सही आपको लगे उन शब्दों को वहां भरना है। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। गृहीत्वा अर्थात लेकर। बच्चे पुस्तकों को लेकर स्कूल जाते हैं। मालाकाराः पुष्पैः माला रचयन्ति। माली, जो माली भैया होते हैं, फूलों से माला बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। जिज्ञासा अर्थात इच्छा, जानने की इच्छा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया विभक्ति होती है। सहयोगे तृतीया, सहयोगे, योगे तृतीया विभक्ति।
जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया विभक्ति होती है। रामेण सह, मित्रेण सह, बालकेन सह, शिक्षकेन सह, पुस्तकेन सह इत्यादि। तो रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक वह लड़की हंसने लगी। सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक वह लड़की वहां पर हंसने लगी। सहसा अर्थात अचानक, बालिका कन्या, तत्र वहां, अहसत हंसी। सहसा बालिका तत्र अहसत। अभ्यास संख्या 6 देखें। पद निर्माणम कुरुत। पद निर्माणम अर्थात धातु दिए हुए हैं, प्रत्यय दिए हुए हैं, आपको पद बनाने हैं। पद अर्थात शब्द, मैंने बताया था पद अर्थात शब्द। हर शब्द धातुओं से बनते हैं। धातु में जब प्रत्यय लगते हैं तो आपको बनाना है। मैं प्रयास कर रहा हूं। क्रीतुमुन कर्तुम, ह्रीतुमुन हर्तुम, त्रीतुमुन तरतुम, नम त्वा नत्वा, गम त्वा गत्वा, त्यजक्त्वा त्यक्त्वा, भुजक्त्वा भुक्त्वा। उपसर्ग धातु प्रत्यय। अब उपसर्ग से हम बनाते हैं उपगम ल्यप उपगम्य, समपूज ल्यप संपूज्य, आनील्यप आनीय, प्रदाल्यप प्रदाय। ऐसे शब्दों को हम बनाते हैं। अभ्यास संख्या 7 देखें। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव हैं। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। शहर में हर तरफ ऊंची ऊंची मकाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। धिक का पुरुषम, उस का पुरुष को, उस गंदे पुरुष को धिक्कार है। मृगाः मृगैः सह धावन्ति। मृग मृगों के साथ दौड़ते हैं। बालकाः बालिकया सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। बेटा पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति। छोटा बच्चा माँ के साथ खेलता है। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आप इसे पढ़ें और संस्कृत पुस्तिका में करने का प्रयास करें। ठीक है। अनुपम मिश्र जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है। श्री अनुपम मिश्र जी का जन्म 1948 में हुआ। आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें पानी पर उनकी बहु प्रशंसित पुस्तकें हैं। अनुपम मिश्र जी का परिचय हमारे योग्यता विस्तार में दिया हुआ है, आप उसे जरूर पढ़ें। और उनका जन्म 1948 में हुआ था और जल के क्षेत्र में, जल संचय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। यह भी जो काम है संसार सागरस्य नायकाः, ये तडाग के लिए है, जल के लिए है, जल संरक्षण के क्षेत्र में है। तो योग्यता विस्तार के दृष्टि से, भाषा विस्तार के दृष्टि से यह पाठ बहुत ही अच्छा है। अपनी संस्कृति के संरक्षण करने के दृष्टि में बहुत ही अच्छा पाठ है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो बहुत ही सुंदर पाठ है और इस पाठ के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी सभ्यता के संरक्षण में अपना योगदान दें। यही हमारे पढ़ने लिखने का
अभिप्राय भी है। हमारे अध्ययन का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि लगातार हम कक्षाओं को पास कर रहे हैं, लगातार हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हैं, अपितु यह होना चाहिए कि पास होने के साथ, उत्तीर्ण होने के साथ जो हमारा ज्ञान वैभव है, उस ज्ञान वैभव का उपयोग हम अपनी संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण में लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमारे इस वीडियो को लगातार देखने का प्रयास किया है, आप लगातार देख रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप स्वयं भी देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हंसते खेलते संस्कृत वर्ग के इस संस्कृत वीडियो को देखते रहें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।